हेलो। अनु हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले हम लोगों ने काव्य हेतु भाग 1 पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का कि काव्य हेतु के प्रकार कितने माने गए हैं और उस पर तमाम आचार्यों और कवियों के क्या मत रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि प्रश्न बनता है, कभी कभी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, मतलब परिभाषाएं जो आचार्यों की हैं या कवियों की हैं, और कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिभा के प्रबल समर्थक कौन हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य हेतु के प्रकार कितने हैं। तो काव्य हेतु के 3 प्रमुख प्रकार हैं, जैसे जो हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसमें कि लोगों के मतलब आचार्यों और कवियों के क्या क्या विचार रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिभा के संबंध में क्या विचार हैं। तो जैसे कि प्रतिभा के प्रबल समर्थक कौन है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही जवाब होगा आनंदवर्धन। तो ये प्रतिभा के प्रबल समर्थक हैं। और प्रश्न बने काव्य हेतु का प्रथम हेतु क्या है, तो उसका प्रतिभा हो जाएगा। और मम्मट ने काव्य हेतु में प्रथम स्थान शक्ति को दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास 3 काव्य हेतु हैं, तो मम्मट ने 3 तो माने हैं, लेकिन प्रतिभा को इन्होंने शक्ति नाम दिया है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है और बना भी है कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है, तो शक्ति नाम दिया है। ठीक है, और अगला देखेंगे अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। तो यह प्रश्न कई बार बन चुका है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह पूछा जा चुका है प्रश्न में। और पंडित जगन्नाथ एकमात्र प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने प्रतिभा को ही केवल काव्य हेतु माना है, तो पंडित जगन्नाथ हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रतिभैव केवला कारणम। ऐसे भी बन सकता है प्रश्न, प्रतिभैव केवला कारणम किस कवि या आचार्य के संबंध में कहा जाता है, तो पंडित जगन्नाथ के। ठीक है, अगला देखेंगे आनंदवर्धन एवं अभिनव गुप्त ने भी पूर्व में शक्ति और प्रतिभा में एक रूपता स्थापित की थी। कहने का मतलब आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त दोनों ने पूर्व में शक्ति और प्रतिभा में एक रूपता स्थापित की थी। जिस प्रकार मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आनंदवर्धन एवं अभिनव गुप्त ने भी पूर्व में शक्ति और प्रतिभा में एक रूपता मतलब एक समानता जो थी वो दिखाई थी या स्थापित की थी। और कहा भी था आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में, शक्ति प्रतिभानम वर्णनीय वस्तु विषय नूतन उल्लेख शालित्वम। ये सभी देखिए जो इस तरह की पंक्तियाँ होती हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फिर से देखेंगे शक्ति प्रतिभानम वर्णनीय वस्तु विषय नूतन उल्लेख शालित्वम। अब ये बने कि किसने कहा, तो आनंदवर्धन ने, और किस रचना से लिया गया, तो ध्वन्यालोक से। अब देखेंगे कि प्रतिभा की संस्कृत में प्रमुख परिभाषाएं। देखिए जैसे 3 काव्य हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो अब हम यहाँ पर प्रतिभा की परिभाषाएं देखेंगे कि किस कवि और आचार्य ने क्या क्या कहा है प्रतिभा के संबंध में। तो सबसे पहले भट्टतौत की देखेंगे। इन्होंने प्रतिभा को कहा है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामतः। तो यह प्रश्न देखिए टेस्ट 2021 में बन भी चुका है। और
इसलिए इनकी रचना ये इम्पोर्टेंट है, जो याद करने लायक है। काव्य कौतुक इन्हीं की रचना है, पूछा जा सकता है क्योंकि पंक्ति पूछी जा चुकी है तो रचना भी पूछा जा सकता है। तो काव्य कौतुक भट्टतौत की रचना है। और प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, इन्होंने प्रतिभा के संबंध में कहा है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा अगर हम देख लें तो और अच्छा होगा, ताकि हमें भूले ना, क्योंकि मान लीजिए संस्कृत में ना पूछ करके इसका हिंदी में पूछ ले तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए। तो इसका अर्थ है प्रज्ञानोन्मेष, मतलब नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। कहने का मतलब नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है, तो इस शब्द का मतलब क्या है? तो प्रज्ञा जो है वह बुद्धि का पर्याय है, ठीक है। तो प्रज्ञा शब्द जो है वो बुद्धि का पर्याय है, तो उसी के लिए कहा गया है कि नए नए भावों के उन्मेष से युक्त बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। तो जहाँ पर प्रज्ञा वहाँ पर बुद्धि भी हो सकता है। तो प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता भट्टतौत, ऐसे याद रखिएगा। और अगला है वामन का, जिन्होंने कहा है कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम। तो इन्होंने प्रतिभा के संबंध में कहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा है कि प्रतिभा जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार है। इन्होंने कहा है प्रतिभा जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती है। आगे भी जो पंक्ति है उसका भावार्थ है, जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती है, यदि होती है तो हास्य का कारण बनती है। तो इनकी दोनों पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला याद रखना है आपको, कवित्व से बीजम प्रतिभानम, और दूसरा है कवित्वस्व बीजम जन्मांतर गत संस्कार विशेषः, कश्चित यस्मात् बिना काव्यम न निष्पद्यते। यही बात कह रहे हैं, ये संस्कृत में है और हम जो बता रहे हैं वह हिंदी में है। कहने का मतलब कह रहे हैं प्रतिभा जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और यदि होती है तो हास्य का कारण बनती है। और ये किस रचना से लिया गया है? तो काव्य अलंकार श्रुतवृत्ति से ली गई है, और ये वामन की रचना है। और अगला है मम्मट, इनके बारे में देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है प्रतिभा के संबंध में? तो इन्होंने कहा है शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसृत व उपसंहासनीयम स्यात्। यह इनकी रचना है काव्य प्रकाश, उसी से ली गई है। तो मम्मट ने क्या कहा है तो थोड़ा सा देखेंगे। तो मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। और वामन के ढंग पर कहा कि शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य प्रसृत नहीं होता, और यदि हो भी तो उपहासनीय होता है। कहने का मतलब वामन और मम्मट एक ही जैसा इन दोनों का वो है, तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट क्या है पंक्ति में, क्योंकि जो वामन ने कहा है वही मम्मट ने भी कह दिया है, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। इसलिए प्रश्न बन सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसमें से कुछ ऐसे शब्द को पकड़िए जो वामन की पंक्ति में ना हो, और ऐसा कोई शब्द जो मम्मट की पंक्ति में ना हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा वामन का है और कौन सा मम्मट का है, ठीक है। और अब आगे देखेंगे वाग्भट्ट का कि इन्होंने प्रतिभा के संबंध में क्या कहा है। तो प्रतिभैव चा कवीनाम काव्य कारणम व्युत्पत्त्यभ्यासौ
तस्या एव संस्कार कौ। इनकी एक रचना है अलंकार तिलक, उसी से लिया गया है। देखिए भट्टतौत की रचना और वाग्भट्ट की रचना भी याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार इनकी पंक्तियाँ यानी कि परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं, तो रचना भी पूछ सकता है। तो अलंकार तिलक जो है वो वाग्भट्ट का है और ये पंक्ति उसी से ली गई है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा है वाग्भट्ट ने, तो इन्होंने कहा है प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। इन्होंने प्रतिभा को काव्य का कारण मानकर व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक माना है। तो इन्होंने प्रतिभा को काव्य का कारण माना है और उसी प्रतिभा को काव्य का कारण मानकर व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक माना है। ठीक है, तो प्रतिभैव च कवीनां काव्य कारण कारणम व्युत्पत्ति अभ्यासौ तस्या एव संस्कारको। वाग्भट्ट अलंकार तिलक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे कथन है महेम भट्ट का। तो इन्होंने कहा है क्षणम स्वरूप सोर्थ प्रज्ञान प्रतिभा कवैः। ये महेम भट्ट का कथन है या परिभाषा है प्रतिभा की। तो इन्होंने इनकी जो पंक्ति है यह भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी पूछी नहीं गई है, तो आप ये पंक्ति याद कर लीजिए। और दूसरी पंक्ति जो है देखिए पूछी जाएगी तो अब इसकी पंक्ति ही पूछी जाएगी, क्योंकि जो देखिए जो पूछे जा चुके हैं वो रिपीट न हो करके उनका हिंदी अर्थ पूछा जा सकता है, और जो अभी तक नहीं पूछा गया है तो उसकी पूछने की संभावना पंक्ति यानी कि ये परिभाषा ही है, जैसे महेम भट्ट का है, तो इसका अर्थ पर ध्यान नहीं देना है, आपको यह पंक्ति ध्यान रखनी, क्योंकि अगर पहले पूछेगा तो पहले पंक्ति पूछेगा, और अगर पंक्ति पूछी जा चुकी है तो आपको उसका भाव अर्थ भी याद रखना है कि संस्कृत वाला पूछा जा चुका है तो हो सकता है इसका हिंदी अर्थ दे दे और पूछे कि यह किसका विचार है। ठीक है, तो हेमचंद जी का देखेंगे। प्रतिभा अश्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। ठीक है, प्रतिभा अश्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। ठीक है, तो आनंदवर्धन का कथन है ये। तो देखिए प्रज्ञा प्रज्ञा शब्द कई जगह आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ मतलब प्रज्ञा प्रज्ञा दो तीन लोगों के उसमें पंक्ति में आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे शब्द ढूंढना है कि जिससे आप पकड़ सकें कि यह किसकी है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, और अभी यहाँ पर दिया है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपूर्व वस्तु जो है वो अभिनव गुप्त का है और प्रतिभा अपूर्व वस्तु जो है ये आनंदवर्धन का है। ठीक है, अब केशव मिश्र का देखेंगे। इनकी रचना है अलंकार शेखर। तो इन्होंने कहा है प्रतिभा के संबंध में, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति अस्तु विभूषणम भ्रसोत्पत्ति कृदभ्यासः काव्य अस्यैषा व्यवस्थितः। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, और यदि आपके पास अभी तक कहीं नहीं मिला है आपको, तो आप इसको कहीं पर रफ में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है काव्य हेतु और सिलेबस में दिया हुआ है, प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रतिभा के प्रकार। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। तो पहला है कारित्री प्रतिभा और दूसरा है भावित्री प्रतिभा। अब इसमें कारित्री प्रतिभा क्या है, तो कारित्री प्रतिभा जो होती है वह कवि में जन्मजात होती है।
जैसे कि आपने बहुत से कवि ऐसे होंगे जो बचपन से ही मतलब उनकी रुचि कविता करने में रही होगी और आज भी उनकी रुचि है, इसीलिए वो कवि हैं। और बहुत से लोगों की रुचि बदलती रहती है। तो किसी में जन्मजात प्रतिभा होती है जो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा अपने उसी पर ध्यान देते हैं और आगे चलकर बहुत अच्छे कवि बन जाते हैं। अब यहाँ पर भावित्री प्रतिभा है, तो भावित्री प्रतिभा जो है वह पाठक में होती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसका भाव हमें प्रेरित करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और जब हम भाव समझ जाते हैं तभी हमको वो कविता अच्छी लगती है। अगर हमें उसका भाव समझ में नहीं आएगा, यानी कि जब हम उसको पढ़ेंगे और हमें उसका भाव समझ में नहीं आया तो कविता हमें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो भावित्री प्रतिभा पाठक में होती है और कारित्री प्रतिभा जन्मजात कवि में होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है। पहले तो दो भेद राजशेखर ने जो किए हैं, कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है या पाठक में होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि पहले जो थी कारित्री प्रतिभा, इसके 3 प्रकार हैं। देखिए, उस प्रतिभा के 2 भेद थे, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। अब पहले वाले प्रतिभा के जो भेद था कारित्री प्रतिभा, उसके 3 भेद हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। तो ये ध्यान रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पूछा जा सकता है कि कारित्री प्रतिभा के कितने प्रकार हैं, तो 3 हैं। या इस तरीके से पूछ सकता है कि कारित्री प्रतिभा का कौन सा एक भेद नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन हो और एक चौथा ऑप्शन कोई बना दे, तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है। और अगला है भावित्री प्रतिभा, जो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो देखिए, जिस प्रतिभा या शक्ति द्वारा पाठक किसी कविता को समझता है वह भावित्री प्रतिभा कहलाती है। अभी हम लोगों ने वहाँ पर कहा था ना कि जब कविता कोई पढ़ते हैं और हमें उसका भाव समझ में ना आए तो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भावित्री प्रतिभा क्या है। तो ऐसी प्रतिभा हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिससे हम उसका भाव समझ पाएँ। तो जिस प्रतिभा या शक्ति द्वारा पाठक किसी कविता को समझता है वह भावित्री प्रतिभा कहलाती है। अभिनवगुप्त ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, आख्या और उपाख्या। तो यह भी ध्यान रखने वाला इम्पोर्टेंट है कि अभिनवगुप्त ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं, तो 2, और राजशेखर ने भी प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, और अभिनवगुप्त ने भी प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, आख्या और उपाख्या। और देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, महीम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र कहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने कहा, तो महीम भट्ट ने कहा। और ऐसे कहा जा सकता है कि महीम भट्ट ने किसे कवि का तृतीय नेत्र कहा, और ऑप्शन बना दे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दे। तो आपको ध्यान रखना है कि महीम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र कहा है। अब आगे देखेंगे काव्य हेतु के जो हम प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा है निपुणता या व्युत्पत्ति। देखिए, जैसे प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी तरह व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है। तो व्युत्पत्ति का अर्थ समझेंगे कि यहाँ पर व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य। कहने को मतलब व्युत्पत्ति क्या है, प्रगाढ़ पांडित्य है। तो अब इस पर आगे देखेंगे कि मम्मट ने क्या कहा है निपुणता या व्युत्पत्ति के संबंध में। तो इन्होंने कहा है, लोक वृत्त निरीक्षण, शास्त्रों का अनुशीलन, काव्यों का आस्वादन,
तथा इतिहास आदि के विमर्श से जो अनुभूतियाँ पांडित्य आदि प्राप्त होता है वही व्युत्पत्ति या निपुणता है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं निरीक्षण के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, इतिहास आदि, इन सब से आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही क्या है, व्युत्पत्ति है। उसी को कह रहे हैं कि पांडित्य है। तो व्युत्पत्ति का मतलब प्रगाढ़ पांडित्य है। ठीक है, तो आगे देखेंगे राजशेखर ने क्या कहा है व्युत्पत्ति के संबंध में। तो राजशेखर ने उचित अनुचित विवेक को व्युत्पत्ति कहा है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता बताया है। अब पहले हमने देखा था कि मम्मट ने प्रगाढ़ पांडित्य शब्द का प्रयोग किया है और राजशेखर ने बहुज्ञता शब्द का प्रयोग किया है व्युत्पत्ति के लिए। तो और आगे देखेंगे हम लोग कि रुद्रट ने व्युत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है। तो काव्य अलंकार में रुद्रट ने निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा दी है। तो किस रचना में दी है, काव्य अलंकार में। और किसने दिया है, तो रुद्रट ने। और निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा दी है। अब देखिए, अब प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न बन सकता है कि निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा किसने दी। तो ऐसे ही प्रश्न बना करते हैं, आप पढ़ के निकल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं और फिर प्रश्न बन जाता है और गलत हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने पढ़ा था, फिर ये गलत कैसे हुआ। तो इसी तरह से बनता है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रुद्रट ने निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा दी है और राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो व्युत्पत्ति के निम्न रूप हैं शास्त्रीय व्युत्पत्ति और लौकिक व्युत्पत्ति। ठीक है, आगे देखेंगे आनंदवर्धन का देखेंगे। इन्होंने व्युत्पत्ति के लिए क्या कहा है। ये व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों काव्य साधनों में प्रतिभा को श्रेयस्कर बताते हैं और कहते हैं कि शास्त्र की व्युत्पत्ति न रखने वाले कवि अपने काव्य में अनेक दोष कर बैठता है। प्रतिभा इन दोषों को दूर कर देती है। अब आनंदवर्धन, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रतिभा के प्रबल समर्थक हैं। अब इन्होंने क्या कहा है इस संबंध में। अब देखिए व्युत्पत्ति के संबंध में है ये। तो इन्होंने कहा है अयुत्पत्ति कृतो दोषः शक्यतया संव्रियते कवे यश्वत्व शक्तिकृत स्तस्य झगिते वाव भाषते। आप इसमें से अब जैसे ये पंक्ति है जो आनंदवर्धन की, अब इसमें से कुछ ऐसे शब्द को या किसी आधी लाइन या पूरी लाइन जो आप याद कर सकते हैं उतना पकड़ लीजिए और उसको कहीं पर लिखकर उतना याद कर लीजिए कि अगर इस तरह से आएगा तो आनंदवर्धन का होगा। और अगला है आचार्य मंगलदेव जी का। इन्होंने कहा है आनंदवर्धन के विपरीत ये प्रतिभा और व्युत्पत्ति में व्युत्पत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं और व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ बहुज्ञता बताते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ बहुज्ञता आचार्य मंगलदेव ने भी बताया है। और आनंदवर्धन के विपरीत कहने का मतलब आनंदवर्धन ने प्रतिभा को और इन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति में व्युत्पत्ति को श्रेष्ठ माना है। ठीक है, अगला देखेंगे। आप लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह मैटर अच्छे से कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब हमारे पास कई सारी किताबें हैं जिनका हमने अध्ययन किया है, तो उससे हमें लगा कि ये सारे मैटर को क्यों ना एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के पास तक पहुंचाया जाए, ताकि परीक्षा के जो नज़दीक समय है परीक्षा का उसके लिए आपको ये फ़ायदेमंद हो। तो आगे देखेंगे मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हुए लिखा है कि
यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो किसने कहा है? तो मम्मट ने कहा है। व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हुए कहा है। कहने का मतलब व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हुए लिखा है कि यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। अब तीसरा और आखिरी काव्य हेतु है अभ्यास। तो अभ्यास भी काव्य निर्माण तथा काव्य के उत्कर्ष का हेतु या कारण है। तो अभ्यास भी काव्य निर्माण तथा काव्य के उत्कर्ष का हेतु या कारण है। आचार्य दंडी ने प्रतिभा का सर्वोपरि महत्व देते हुए भी अभ्यास को महत्व प्रदान करते हुए लिखा है। आचार्य दंडी ने लिखा है, प्रतिभा को सर्वोपरि महत्व देते हुए भी अभ्यास को महत्व प्रदान करते हुए लिखा है। कहने का मतलब वो प्रतिभा को सर्वोपरि महत्व देते हैं, लेकिन अभ्यास को भी महत्व देते हुए लिखा है। पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य ही अनुग्रह करती है। अब यह इस तरह से कथन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य दंडी ने कहा है। और ये देखिए, हमने आपको जो बताया बहुत ही सरल और व्यक्तिगत भाषा में बताया है, तो आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है कि निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। अब अभ्यास का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जो आप लोग रिवीजन करते हैं जैसे कि सिलेबस का आपने, तो वही बात है। यहाँ पर भी निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। अब ये प्रश्न बन जाए कि ये किसने कहा? तो राजशेखर ने कहा है। किसी कार्य की पुनरावृत्ति ही अभ्यास कहलाता है। जब आप अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करते हैं, वही पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, किसी कार्य की पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाता है। आचार्य मंगलदेव अभ्यास को काव्य कर्म में सबसे उपयोगी साधन मानते हैं। तो कौन मानता है? आचार्य मंगलदेव अभ्यास को काव्य कर्म में सबसे उपयोगी साधन आचार्य मंगलदेव मानते हैं, जबकि राजशेखर शक्ति को काव्य कला के उन्मीलन से प्रधान हेतु मानते हैं। वे समाधि और अभ्यास दोनों को शक्ति का उद्भाषक मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि समाधि को मानने वाले जो हैं वो राजशेखर हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, तो राजशेखर शक्ति को काव्य कला के उन्मीलन में प्रधान हेतु मानते हैं, शक्ति को प्रधान मानते हैं। ठीक है। उसके बाद वे समाधि और अभ्यास दोनों को शक्ति का उद्भाषक मानते हैं। तो वो कौन है? तो राजशेखर है। अगला देखेंगे। अब देखेंगे समाधि। देखिए, काव्य हेतु मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन राजशेखर ने समाधि शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो श्यामदेव का मत है कि काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। तो ये श्यामदेव जी ने कहा है। अब समाधि है क्या? तो मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। वामन ने समाधि को अवधान कहा है। देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि समाधि को अवधान किसने कहा? तो वामन ने। और काव्य हेतु के संबंध में समाधि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजशेखर ने किया है। आपको ध्यान रखना है कि समाधि शब्द का प्रयोग राजशेखर ने किया है। इन्होंने कहा है मन की एकाग्रता समाधि है। राजशेखर ने समाधि की महत्ता स्वीकार करते हुए समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न माना है तथा इसे शक्ति का एक कारण बताया है। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राजशेखर ने मन की एकाग्रता को समाधि कहा है और राजशेखर ने समाधि की महत्ता को स्वीकार करते हुए समाधि को
आभ्यंतर प्रयत्न माना है तथा इसे शक्ति का मतलब समझ रहे होंगे, प्रतिभा की बात हो रही है, तथा इसे शक्ति का एक कारण बताया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और यह भी ध्यान रखिएगा, वामन ने समाधि को अवधान कहा है। ठीक है, तो आज से हमारा काव्य हेतु कंप्लीट हुआ और जितना काव्य हेतु का मैटर हमने किताब से कलेक्ट किए हैं, कई सारी किताबों से, तो हो सकता है कि जो प्रश्न बने वो इससे बाहर ना हो। यदि काव्य हेतु से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है आगे कार्य करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को काव्य गुण, काव्य दोष और अलंकार की भी वीडियो मिलने वाली है बहुत जल्द, और संस्कृत में कारक भी मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न जरूर बनता है। देखिए, परीक्षा नज़दीक है, इसलिए हम कुछ ऐसे टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बने और कम समय में आप लोग उसे तैयार भी कर सकें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप लोग इसको देखिए, और अगर आपका लिखा है तो कोई बात नहीं, और अगर अभी तक ये मैटर आपको कहीं नहीं मिला तो आप लोग फटाक से इसको रफ में लिख करके याद कर लें।